नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली एक चुनावी मुद्दे के साथ साथ जितने भी लगभग 2 लाख से अधिक क्वालिफाई सीटेट, बीटेट या एस्टेट अभ्यर्थी हैं, उनके लिए परेशानी का सबब है। आखिर इतनी देर बहाली में क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है। बहाली की प्रक्रिया कैसे होगी, किस प्रकार से बहाली होगी, यह भी ध्यान देने योग्य बात होगी। पिछले 6 चरणों में जितने भी शिक्षकों का चयन बिहार में हुआ है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें बहाली की जो प्रक्रिया थी, अब बहाली की प्रक्रिया उससे भिन्न होने वाली है। नियमावली के इंतजार में अभ्यर्थी लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं, परंतु कल के कैबिनेट के बीत जाने के बाद भी नियमावली नहीं आ पाई। परंतु लगभग कई सारी बातें नियमावली में जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। जैसे बहाली की प्रक्रिया क्या होगी, आज भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार से मेरिट बनेगा, पिछले दिनों जो कच्चा ड्राफ्ट आप लोगों के सामने आया था, हालांकि वो पूर्ण रूप से हस्ताक्षर उसमें नहीं था, परंतु जो ड्राफ्ट सामने आया था, जो अखबारों ने प्रकाशित किया था, अगर उसकी माने तो 60-40 का जो रेशियो निकल कर सामने आया था। और आज से लगभग 2 दिन पूर्व भी माननीय विधायक संदीप सौरभ ने भी 60-40 वाली बात को दोहराया। तो कुल मिलाकर नियमावली में जो बदलाव हो रहे हैं वो काफ़ी बड़े बदलाव हैं, और उन बदलावों में पिछले दिनों जिला के संवर्ग के बनने की बातें आप लोगों के सामने आई थी। और आज भी जो तैयारी है विभाग की कि पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद और नगर निगम की अलग अलग नियोजन इकाइयों की बाध्यता अब खत्म होगी। अगर जिला के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होता है, क्या पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद में जो नियोजन इकाइयां हैं, अगर अलग अलग नियोजन इकाइयों की बाध्यता खत्म होगी तो एक ही जिला कैडर होने वाला है, और नियोजित शिक्षकों का अब जिला कैडर एक ही होगा। विभाग ने ये प्रस्ताव बनाया है, अंतिम मुहर के बाद भेजा जाएगा ये प्रस्ताव सभी जिलों को। नियोजित शिक्षकों की जो स्थानांतरण की जो समस्या है, उसमें भी बहुत जो है आसानी होगी और अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। बहाली की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो बहाली की प्रक्रिया आयोग के माध्यम से होगी। जो पिछले दिनों बीपीएससी या फिर बीएसएससी के बारे में चर्चाएं थीं, उसकी चर्चाएं एक बार पुनः हैं। यानी कि आगे जो बहाली की प्रक्रिया, यानी कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो होगी वो आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग हो या फिर बिहार लोक सेवा आयोग, इनमें से किसी माध्यम से शिक्षकों की बहाली कराने का विचार किया जा रहा है। उप माध्यमिक निदेशक जो हैं अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि शिक्षकों के हित में इस पर विचार किया जा रहा है। जिला कैडर होने से शिक्षकों का स्थानांतरण कहीं भी हो सकता है, इसमें प्रखंड या पंचायत की बाध्यता नहीं होगी। यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब एक ही जिला कैडर उनका होगा। जो पहले पंचायत में अलग होता था, प्रखंड में अलग, जिला परिषद में अलग, नगर निगम की अलग अलग इकाइयाँ जो होती थी, उनकी बाध्यता अब खत्म हो जाएगी। और ये एक बड़ा बदलाव है। इससे कहीं ना कहीं कैंडिडेटों को जो क्वालिफाई हैं उन्हें आसानी होगी, और जो मेरिट लिस्ट बनाने का जो प्रावधान होगा, भले ही विभाग जो भी आधार बनाए मेरिट लिस्ट का 60-40 बनाए या जो भी रेशियो रखे, वो एक अलग बात है, लेकिन जिला वाइज अगर ये मेरिट लिस्ट तैयार होती है तो कहीं ना कहीं जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको जो बहाली की जो संभावना है वो ज़्यादा सुगमतापूर्वक हो पाएगी, आसान हो पाएगी। क्योंकि देखिए, बहाली भले ही किन्हीं की हो, लेकिन बहाली होनी चाहिए, और बहाली की प्रक्रिया अगर सरल हो, सुगम हो, आसान हो तो प्रक्रिया जल्दी शुरू होकर के जल्दी खत्म भी हो जाएगी। और अगर बहाली की प्रक्रिया ज़्यादा पेचीदगी भरी हो तो फिर वो प्रक्रिया को खत्म होने में लंबा समय लगता है, जिसके कारण अगले जो बहाली के इंतजार करने वाले छात्र हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। उदाहरण के लिए आप अगर 6ठे चरण की प्रक्रिया को ले लें तो किसी न किसी कारण से 6ठे चरण की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया गया या फिर करवाया गया, और उसके कारण 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को तकरीबन 4 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा, जो कि इस बेरोजगारी की आलम में बहुत बड़ा लंबा समय होता है। 2019 के महीने में 2019 के साल में बहाली की प्रक्रिया 6ठे चरण की शुरू हुई थी और 2022 खत्म हो गया। 3 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी 7वें चरण की प्रक्रिया का शुरू नहीं होना, यह दर्शाता है कि शिक्षा विभाग किस प्रकार से लचर प्रदर्शन किया है पिछले दिनों शिक्षक बहाली में खास करके। तो जो जिला कैडर होगा, जिला कैडर में क्या होगा कि जब अंतिम मुहर इस प्रस्ताव पर लग जाएगा, शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया है, जब अंतिम मुहर लग जाएगा तो सभी जिलों को भेज दिया जाएगा इसकी जानकारी। और जिला कैडर होने से नियोजित शिक्षकों के जो स्थानांतरण समेत जो अन्य सुविधाएं हैं उसका
लाभ पूर्व के जो नियमित शिक्षक हैं उनको उनकी तरह मिलेगा। जिला कैडर प्राइमरी मिडिल के साथ साथ हाई स्कूल और +2 स्कूलों के लिए भी होगा और इन प्रस्ताव में सभी तरह के नियोजित शिक्षकों की बहाली से लेकर उनके स्थानांतरण समेत अन्य सुविधाओं के लिए अलग अलग आवेदन अपने अपने नियोजन इकाई में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर जो सेंट्रलाइज की बातें हुआ करती थी, जो केंद्रीकृत बहाली की बातें हुआ करती थी, वह यहीं से उसका सारांश निकल कर आता है। अब क्या होगा कि प्रखंड से लेकर पंचायत समेत सभी तरह के जो नियोजन इकाई हैं उसकी भूमिका इसमें नहीं होगी। सेवा शर्त को लेकर यह विशेष तैयारी की गई है और इसके साथ ही बहाली में भी केंद्रीकृत प्रक्रिया के साथ ही जिला स्तर पर ही अधिकारी नियुक्त होंगे और इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही न केवल बहाल नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा बल्कि पूर्व के नियोजित शिक्षक भी इसके दायरे में आ जाएंगे और उन्हें भी नियमित शिक्षकों की तरह ही स्थानांतरण इत्यादि सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अब देखिए, बार बार आप इस जो पेपर कटिंग है इसमें आप लोगों ने देखा है कि नियोजित शिक्षकों की चर्चाएं हुई, परंतु सरकार कहती क्या है कि हम नियुक्ति देंगे। नियोजन कभी सरकार नहीं कहती है मुख से अपने, परंतु सरकार नियुक्ति की बात करती है। लेकिन जब मामला टेक्निकली जाएगा तो फिर आप हमेशा याद रखिए कि आपका नियोजन ही होगा, नियुक्ति नहीं, क्योंकि नियोजन और नियुक्ति के जो शब्द के जो जाल हैं उसमें बहुत बड़ा जो है वो अंतर है और वो अंतर सिर्फ और सिर्फ आपके सैलरी से लेकर के डिपेंड हो जाता है। इस कारण से नियोजन शिक्षक जो नियोजित शिक्षक कहलाते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो नियमित शिक्षकों के अंतराल में या नियमित शिक्षकों के बनिस्पत आपकी सैलरी कम होती है, इसलिए आप नियोजित शिक्षक हैं। बाकी जो नियमित बीपीएससी के माध्यम से जो पूर्व में बहाल हुए शिक्षक है, आप उनके सैलरी से अपनी सैलरी का तुलना कीजिएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा नियोजित और नियमित शिक्षकों के अंतर के बारे में। अब हम दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जो आयोग से बहाली की प्रक्रिया जो कही गई है, इसमें पिछले दिनों आपको पता होगा कि इंटरव्यू परीक्षाएं की चर्चा की गई थी, परंतु लगातार बढ़ते दबाव सवालिया निशान के बाद माननीय मंत्री महोदय ने खुद इस बात का खंडन किया कि कोई इंटरव्यू कोई परीक्षा नहीं ली जानी है। मैंने शुरू से ही बताया था कि टेक्निकली 7वें चरण में कम से कम इंटरव्यू और परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं है। और आज भी जो आयोग के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया है, विभाग किसी स्वतंत्र आयोग को ये प्रक्रिया दे सकती है उनके हाथों में, परंतु अभी इस खबर में भी, आज के इस खबर में भी किसी प्रकार के अन्य परीक्षाओं के बारे में चर्चाएं नहीं की गई हैं, जो कि कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उनके लिए काफ़ी हितकारी है। केवल यही नहीं, केवल शिक्षकों की बहाली नहीं बल्कि कल के कैबिनेट में ये बड़ी मंजूरी मिली है दरोगा, सिपाही और सिपाही चालकों के पद पर नियुक्ति हेतु, तथा साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में भी 1,60,000 पदों पर नियुक्ति होगी, ऐसा तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान किया है। ज्ञान भवन में सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात का उल्लेख किया और 1767 अमीनों की जो नियुक्ति का रास्ता है वह भी साफ हो गया है। 12वीं पास उम्मीदवार भी अब अमीन बन सकते हैं। वहीं पुलिस बहाली की बात करें तो लगभग 75,543 पदों पर पुलिस की जो बहाली है वो होनी है। 2 चरणों में डायल 112 के लिए भर्ती होगी और डायल 112 में पहले चरण में 7,808 और दूसरे चरण में 19,288 और आवश्यकता आधारित 48,447 कुल नियुक्ति होगी। अवर निरीक्षक के 20,937, 5,550 सिपाही चालक और 22,000 सिपाही की बहाली की प्रक्रिया कई चरणों में होगी और ऐसे में इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, परंतु बहाली होगी। कैबिनेट से इन पदों की स्वीकृति ली गई है और जो अमीन की जो बहाली का रास्ता है वह भी साफ हुआ है। दूसरी ओर तेजस्वी प्रसाद यादव ने, चूँकि स्वास्थ्य विभाग उनके जिम्मे है, तो स्वास्थ्य विभाग में तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा की नियुक्तियाँ होंगी और नियुक्ति और रोजगार देने की तैयारी में सरकार जुड़ चुकी है और स्वास्थ्य समिति के माध्यम से 12,000 पदों पर बहाली हो भी चुकी है। विभाग के अधिकारियों को ये टारगेट दिया जा चुका है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाएं और यह बात माननीय उप मुख्यमंत्री जो नेता जो है आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री भी ये साथ में है, इन्होंने इस बात का ऐलान किया। तो कुल मिलाकर जो सभी महत्वपूर्ण खबरें आज की अखबारों में थी उन सभी खबरों को हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर हमारे अगर आप नए हो या वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।